कराची के इंडस्ट्रियल एरिया में एक छोटी सी फैक्ट्री थी। रऊफ कॉटन के कपड़े बनाता था। ना कोई बड़ा कारोबार, ना कोई शेडी बिजनेस। हर सुबह वो खुद गेट खोलता था, मजदूरों को सलाम करता था और शाम में रोटी खिला के घर भेजता था। उसका सिर्फ एक ख्वाब था, अपना कारोबार। एक दिन सरकारी जीप फैक्ट्री के सामने आके रुकी। सर ने उतर के कहा, अब ये फैक्ट्री सरकार की है। रऊफ ने हंस के पूछा, मजाक कर रहे हो? सर ने बोला, भुट्टो साहब का हुक्म है, अवाम का राज होगा। मैं एक अवामी शख्स हूं और अवाम के साथ रहूंगा। 1972 का साल था और पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक तूफान आया जिसका नाम था नेशनलाइजेशन पॉलिसी। जुल्फिकार अली भुट्टो की वो पॉलिसी जिसने 20 साल में बनाई हुई एम्पायर को सिर्फ एक दिन में सरकारी दफ्तर बना दिया। सोच भी नहीं सकते थे एक दिन सरकार आके उनसे कहेगी, अब ये हमारा है। कपड़ा, सीमेंट, स्टील, बैंक, स्कूल, सब कुछ। क्या ये सब कुछ अवाम के लिए था या एक सरकारी गेम था? ये कहानी उन फैक्ट्रीज की नहीं, ये उन ख्वाबों की है जो 20 साल में बने और 20 सेकंड में ले लिए गए। सवाल यह है, नेशनलाइजेशन पॉलिसी से पाकिस्तान का कोई फायदा हुआ या सिर्फ नुकसान पहुंचा? भुट्टो ने अवाम को राज का सपना दिखाया था, वो सच में राज था या सिर्फ एक जज्बाती नारा? वक्त बेफिक्र है कि कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। आज हम उन फैसलों का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जो भुट्टो ने अवाम के नाम पे लिया, जो आया था अवाम के राज के लिए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला। 71 में पाकिस्तान ने सबसे बड़ी हार देखी जब ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। 90,000 फौजियों का सरेंडर। Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. और एक कौम का जज्बा चूर चूर हो गया। तरफ नफरत थी, बेचैनी थी और लीडरशिप की तलाश थी। इस अंधेरे में आवाज उठी जुल्फिकार अली भुट्टो की और उसने कहा, ये जो नाअहल थे, ये लोग जो बेचने वाले लोग, सियासतदान जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा, अपनी आजादी को बेचा, इन्होंने समझा कि मैं भी बेच कर आऊंगा, लेकिन इनमें और मुझ में फर्क था। मैं अवाम का नुमाइंदा था। लोगों ने उस पर भरोसा किया क्योंकि भुट्टो सिर्फ बात नहीं करता था, वो जज्बात देता था। भुट्टो ने एक नया नारा लगाया, इस्लामिक सोशलिज्म। No, I think it's the other way around. On the contrary, because I offer them a positive policy. निजाम जहां अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो, जहां हर कारोबार और इंडस्ट्री अवाम के नाम पे हो। और यहाँ से नेशनलाइजेशन का सफर शुरू हुआ। कराची से फैसलाबाद तक, हरीपुर से लाहौर तक, मिल्स, बैंक, स्कूल, सब कुछ सरकार के नाम। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, ये ब्रोकन कौम को एक नई पहचान देने की कोशिश थी। उनका मिशन था एक ऐसी कौम बनाना जहां मजदूर भी इज्जत से जिए, जहां कारोबार कुछ अमीरों के हाथ में ना हो बल्कि अवाम के लिए भी हो। उन्होंने देखा था एक पाकिस्तान जहां खानदानी इंडस्ट्रियलिस्ट हर चीज के मालिक बने हुए थे। स्टील मिल्स, सीमेंट, टेक्सटाइल, बैंक, सब कुछ चंद हाथों में था। और दूसरी तरफ वो मजदूर जो पूरी जिंदगी मशीन की तरह काम करते थे लेकिन उसे रोटी तक नसीब नहीं होती थी। ये था भुट्टो का असली जज्बा, कैपिटलिज्म को चैलेंज करना, एक ऐसे सिस्टम को तोड़ना जहां सिर्फ पैसा चलता था और एक नया निजाम लाना। जहां सरकार रिसोर्सेज को कंट्रोल करे और हर पाकिस्तानी को बराबर हिस्सा मिले। भुट्टो का इन्फ्लुएंस सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं था, उस वक्त दुनिया में सोशलिज्म का जादू चल रहा था। यूएसएसआर का मॉडल जहां स्टेट सब कुछ ओन करती थी। भुट्टो उससे डीपली इंस्पायर था। भुट्टो ने कहा, अगर रशिया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मजदूरों ने तालियां बजाई, पोस्टर उठाए, भुट्टो जिंदाबाद, भुट्टो जिंदाबाद। और अवाम ने समझा उनका वक्त आ गया है। भुट्टो ने सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं दी थी, उसने लोगों को उम्मीद दी थी, इज्जत की, हक की, बराबरी की। ये सच में उम्मीद थी, यह सिर्फ एक जज्बा था जो सिस्टम से जाके टकरा गया। लेकिन हर फैसले की कीमत होती है। जहाँ एक मजदूर को इज्जत मिली, वहाँ एक बिजनेसमैन अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देख रहे थे। लेकिन सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, सियासतदान भी इस फैसले से परेशान थे। जमाते इस्लामी के मियां तुफैल मोहम्मद ने इसे इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप कहा। कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो गई। बिजनेसमैन ने स्ट्राइक और ब्लैक डे डिक्लेयर किया। नैब और कुछ लिबरल इकोनॉमिस्ट भी कह रहे थे सरकार ले तो रही है लेकिन चला नहीं पाएगी। पर ये था, कल बैंक गए हैं, परसों फैक्ट्रीज भी जाएंगी। मुल्क का इकोनॉमिक इंजन चला रहे थे, अब वो सिर्फ स्पेक्टेटर्स बन गए। भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी से सबसे बड़ा झटका उनको लगा
जिनका 30 से 40 साल पुराना कारोबार उन्होंने अपने हाथों से खो दिया। सेठ अहमद दाऊद पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक, सीमेंट से लेकर केमिकल तक उनके एम्पायर का हर कोना नेशनलाइज हो गया था। उनका कहना था, हमें किसी ने नहीं बताया, सिर्फ एक दिन का लेटर आया और सब कुछ चला गया। हबीब बैंक, आदमजी ग्रुप, सैकड़ों लोगों का रोजगार, हजारों करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिग्नेचर से गवर्नमेंट के हाथ में चला गया और ना कोई कॉम्पनसेशन क्लियर थी और ना कोई रोड मैप। बिजनेसमैन परेशान थे। उनका सवाल था, अगर कारोबार करना जुर्म है तो किस पर भरोसा करें? वो लोग जो मुल्क में जॉब क्रिएट कर रहे थे, अब वो खुद अनएम्प्लॉयमेंट की दाल में डूब चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ एक मजदूर था जिसने पहली बार महसूस किया कि उसका भी कोई हक है। वो पूरी जिंदगी यस सर के अलावा कुछ नहीं बोलता था। पहली बार ताली बजाई और कहा, ये मील हमारी है। मजदूर यूनियन ने भुट्टो की हर स्पीच पर ताली बजाई। वो समझ रहे थे कि अब उनका वक्त आ गया है। सरकार उन्हें इज्जत दे रही है, नौकरी दे रही है, स्टेटस दे रही है। इमोशनल मोमेंट था जब एक गरीब ने सोचा कि उसे भी पहली बार इम्पोर्टेंस मिली है। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं था। बीच में था मिडिल क्लास, टीचर, स्मॉल बिजनेस ओनर, छोटी फैक्ट्री के मालिकान, जिन्होंने ना सरकारी फायदा उठाया ना कोई कॉम्पनसेशन मिला। तो सोच रहे थे सरकारी नौकरी मिलेगी। ये ओनरशिप का बदला है या नाम का राज? अगला सवाल ये है, ये सब कैसे किया गया? नेशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या था और ये सरकार ने कैसे किया? आओ जानते हैं। जनवरी 1972 भुट्टो ने पहला बम गिराया। स्टील, सीमेंट, केमिकल, हर मेजर इंडस्ट्रीज पे सरकार का कब्जा। नोटिस छापे गए और फैक्ट्रीज के बाहर लाइन लग गई। अब अवाम की मील है। फैक्ट्री ओनर्स परेशान, वर्कर्स बेईमानी कर रहे थे और अफसरान को खुद नहीं पता था कि इस सब के बाद अगला स्टेप क्या है। लेकिन हुक्म था, एग्जीक्यूट नाउ, प्लान बाद में सोच लेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तान के इस सडन सोशलिस्ट शिफ्ट को रिस्की कहा। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने फ्यूचर प्लान कैंसिल कर दिए। उनका सवाल था, आज अगर बैंक ले लिया है तो कल फैक्ट्रीज भी ले सकते हैं। 1973 में गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर पे हाथ डाला। प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, सब कुछ नेशनलाइज कर दिया। प्राइवेट स्कूल की एक फीमेल प्रिंसिपल ने कहा, मैंने 25 साल में ये स्कूल बनाया है, तुम लोग एक पेन भी नहीं लाए और कह रहे हो ये सरकारी है, ये स्कूल मेरी रूह है। इस तरह के जज्बात हर शहर में बिखर गए। वो लोग तालीम को मिशन समझकर स्कूल चला रहे थे, अब वो सिर्फ एक एम्प्लॉय रह गए। 1974 भुट्टो ने बैंक को नेशनलाइज किया। बैंक हबीब, यूनाइटेड बैंक, MCB, सब कुछ सरकार के हवाले। कस्टमर कंफ्यूज, मालिक परेशान। The current Pakistani government is trying very hard to privatize national loss-making institutions, but sadly, prospects aren't too bright. ये नेशनलाइजेशन पॉलिसी में सोशलिस्ट ड्रीम था, लेकिन असल ग्राउंड पे कुछ और अफसोसनाक था। अफसर जिन्हें फैक्ट्रीज चलानी नहीं आती थी, वो CEOs बन गए। मैनेजमेंट ने इंडस्ट्रीज को लॉस मेकिंग मॉन्स्टर बना दिया। कहीं जगह लोग समझ ही नहीं पाए आज फैक्ट्री का मालिक कौन है। रोज नए रूल्स, रोज नए ऑर्डर्स और बीच में था अवाम का कंफ्यूजन। एक निजाम था जो अवाम के लिए बनाया गया था, लेकिन अवाम ही उसमें घुटने लगी। ना ओनरशिप का जोश रहा, ना परफॉर्मेंस का हौसला। एक जज्बा था जो बिना प्लानिंग के अमल में लाया गया। नेशनलाइजेशन एक सपना था जो सरकारी नींद में तब्दील हो गया। तो ने कहा था अवाम का राज होगा, लेकिन कुछ ही सालों में अवाम लाइन में लग गई, रोजगार के लिए, राशन के लिए और उम्मीद के लिए। इस इंडस्ट्री ने पाकिस्तान को उठाने का वादा किया था, वो धीरे धीरे घुटने लगी। मशीनरी जंग खाने लगी और काम बंद हो गए। वहाँ पहले 100 लोग काम करते थे, अब वहाँ सिर्फ 10 लोग रह गए, वो भी सिफारिशी। 72 के बाद पाकिस्तान का GDP ग्रोथ नीचे गिरने लगा। एक्सपोर्ट घुट रही थी, जहाँ टेक्सटाइल और सीमेंट दुनिया भर में जाता था, अब अंदर ही अंदर प्रोडक्शन रुक गई। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिए। जब सरकार सब कुछ ले रही है तो वो रिस्क क्यों ले? अनएम्प्लॉयमेंट का तूफान उठने लगा। जवान जो डिग्री लेकर निकले थे, उन्हें ना प्राइवेट सेक्टर मिला ना पब्लिक सेक्टर। हर जगह सिफारिशी, हर जगह फाइल्स, पब्लिक एफिशिएंसी हर चीज को स्लो, करप्ट और बेजान कर रही थी। ये ना कैपिटलिज्म था ना सोशलिज्म, ये सिर्फ कंफ्यूजन था। वो कारोबार कभी रोशन थे, वो अंधेरों में डूब गए। लोग ईद पे मजदूरों को बोनस देते थे, वो अब खुद सोच रहे थे कि बचा क्या है। एक फैसला जो बराबरी के लिए लिया गया था, लेकिन नतीजा था बेरोजगारी,
कंफ्यूजन और निजाम का कोलैप्स है। जब सब कुछ दोबारा प्राइवेटाइज हो रहा है, क्या हम भुट्टो को सिर्फ क्रिटिसाइज करें या उस वक्त के जज्बात को भी समझें? समझो, उस वक्त एक और तूफान भी उठा था, 1973 ऑयल क्राइसिस। On this day in 1973, oil cartel OPEC announced an embargo on oil exports. It cut exports to the US and other countries that were giving military aid to Israel during the Yom Kippur War. This led to oil prices soaring to unprecedented levels. अब सवाल यह है, इसका नतीजा क्या निकला? फायदा हुआ या नुकसान? आओ देखते हैं। जब दुनिया भर में तेल 4 गुना महंगा हो गया, फैक्ट्रीज की मशीनरीज रुक गईं, बिजली, ट्रांसपोर्ट और रॉ मटेरियल की कॉस्ट ने इंडस्ट्रीज के गले गोद दिए, और जो पाकिस्तान पहले ही नेशनलाइजेशन पॉलिसी का बोझ उठा रहा था, ये ग्लोबल तेल का हंगामा और भी तबाही ले आया। यानी एक तरफ अंदर से सिस्टम कोलैप्स, दूसरी तरफ बाहर की दुनिया का इकोनॉमिक झटका। क्या सिर्फ ये एक लीडर की गलती थी, और क्या वक्त, हालात और दुनिया की पॉलिटिक्स ने भी अपना पूरा हिस्सा डाला? क्या तुम्हें पता है इसके बाद क्या हुआ? आज पाकिस्तान एक नया रास्ता चुनता है, प्राइवेटाइजेशन, जहां सरकार के हाथ से हर चीज निकलकर दोबारा प्राइवेट सेक्टर्स को दी जा रही है। PIA, PTCL, स्टील मिल्स सब बिक रहा है। का चक्कर देखो, जिस स्टील मिल पे अवाम की मिल है का बोर्ड लगा हुआ था, आज उस पे लिखा है ऑक्शन ओपन। लेकिन सवाल ये है, क्या भुट्टो का रास्ता एक गलती थी या एक ऐसा जज्बा जो वक्त से पहले उभर गया? एक सवाल ये भी उठता है, जो चीजें 1973 में नेशनलाइजेशन के नाम पर अवाम से ले ली गई थी, वो चीजें पब्लिक ऑक्शन पे क्यों अवेलेबल है? वो चीजें उनको क्यों नहीं दी गई जो उनके असली मालिक थे, जिन्होंने वो कारोबार 40 साल में बनाया था? जो फैसले भुट्टो ने अवाम के लिए लिए थे, सिस्टम उसके साथ नहीं चल पाए। मैंने इनकलाबी तब्दीली लाई है, मैंने मुल्क में अवाम के ज़हन में तब्दीली लाई। मैं खुद जमींदार, मैं जानता हूँ कि किस हद तक मैंने किसानों और मुजाहिरों और हारियों की ज़हनियत में तब्दीली लाई। ये बहुत बड़ी फतह है। और भी अगर इस्लाहात ना होती, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। अवाम मजदूरों के बहुत बड़ी वजूहात, मिस हैंडलिंग, करप्शन और पुअर लीडरशिप। इस कहानी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? कमेंट में लाजमी बताना।